मैं रविंद्र भारतीय इतिहास संविधान फैकल्टी में आपका स्वागत करता हूं और हमारी ऑनलाइन वीडियो और आपको समझ में ही आ रहा होगा और एक से एक हम आपको सुधार करके दे रहे हैं। हम चाहते हैं कि बच्चों को पूरा मैटर मिल जाए, क्योंकि ये जो टॉपिक है मैं थोड़ा वैदिक काल की लगभग 20 वीडियो आपकी हो चुकी हैं, लगभग 20-22-23 वीडियो हो जाएंगी। हम चाहते हैं कि आपका कोई बच्चा नेट का, जैसे नेट के फॉर्म भरे हुए, नेट का एग्ज़ाम भी होने वाला है, जब भी लॉकडाउन खुलेगा उसके बाद जब भी डेट आएगी, फर्स्ट ईयर वाला है, इधर रीट वाला है, इधर पटवारी का एग्ज़ाम में और पुलिस के एग्ज़ाम में इंडिया हिस्ट्री का टॉपिक कठिन डाल दिए। तो हम चाहते हैं कोई क्वेश्चन बच्चे से रह नहीं जाए, क्योंकि इस समय बच्चे पे पूरा समय है, लॉकडाउन की स्थिति में है, अपने घर पे हैं, आराम से पढ़ सकते हैं। इसलिए हम एक एक टॉपिक आपको बड़े सरलता से और जो एग्ज़ाम लेता है उस भाषा से हम इसको पढ़ा रहे हैं। तो आज हम जो पिछली वीडियो में हमने लास्ट में रिवाइज टॉपिक चल रहा है वैदिक सभ्यता का, वैदिक सभ्यता का रिवाइज टॉपिक में, और ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल को हम 5 क्षेत्रों में पढ़ा रहे हैं। कल हमने एक राजनीतिक जीवन पढ़ाया था, इससे जो पहले बाद की वीडियो है उसमें हमने भौतिक क्षेत्र पढ़ाए थे। तो 2 है गए, 5 क्षेत्र में आपको 5 जीवन, भौतिक जीवन जिसे कह सकते हैं, भौगोलिक जीवन जिसे कह सकते हैं, दूसरा राजनीतिक जीवन, और आज हम आपको जो कराने वाले हैं वह है आर्थिक जीवन, आर्थिक सामाजिक, ठीक है। तो ऐसे करके आपको 5 टॉपिक आपको कराए जाएंगे और एक धार्मिक जीवन। तो आज ये तीसरा है और पूरी वैदिक सभ्यता को हमने एक उत्तर ताल का एक सारणी के द्वारा समझाना प्रारंभ किया, क्योंकि तर्क वितर्क होते हैं ऋग्वैदिक काल में क्या था, उत्तर वैदिक काल में क्या है। तो आज हम वो टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं। जैसे क्वेश्चन आया था, शायद आरपीएससी ने दिया था कि मूल्य की वैदिक काल में मूल्य की इकाई थी, तो उसमें निष्क आया था। ऐसे क्वेश्चन आपको ऐसे ही मुख्य व्यवसाय क्या है, मुख्य खाद्यान्न क्या है, मुख्य फसल क्या है, प्रिय पशु क्या है, महत्वपूर्ण पशु क्या है, उसके बारे में, या फिर लोहे के बारे में आपको पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो आज हम वही हमारी तालिका के माध्यम से हमें ये समझाना है, और सभी विद्यार्थियों को आज जो वैदिक सभ्यता का जो चैप्टर है, ऐसे ही तालिका जैसे आपने कल बनाई थी उसी हिसाब से आपको तालिका एक बनानी है, और इसके पार्ट करने हैं। एक छोटा पार्ट करना है जिसमें टॉपिक चलेंगे, टॉपिक के आधार पर क्वेश्चन बनेंगे। इसमें जो हम टॉपिक करा रहे हैं वह आज आपको अर्थव्यवस्था, आर्थिक जीवन कह सकते हैं, अर्थ व्यवस्था या आर्थिक जीवन, अर्थात आर्यों का आर्थिक जीवन कैसा था, आर्यों का ठीक है कैसा था। तो आर्थिक जीवन आर्यों का, और 2 काल बताए थे, ऋग्वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल, ठीक है। कहने का मतलब है ऋग्वैदिक काल में आर्यों का आर्थिक जीवन पर जितने भी प्रश्न बनेंगे, उत्तर वैदिक काल में फिर आर्यों का आर्थिक जीवन कैसे हुआ, इस आधार पे आपको क्वेश्चन, ये टॉपिक पढ़ाना है। अब देखिए, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कि आर्य घुमक्कड़ जीवन थे, ग्रामीण जीवन था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में आते आते इन्होंने अपने जो अस्थायी जीवन था, आज यहाँ तो कल कहीं भ्रमणशील जीवन, लेकिन यहाँ वो स्थायी हो गए, था ही ग्रामीण लेकिन स्थायी हो गए। फिर अपनी राजनीति चलाने के लिए एक राजतंत्रात्मक और जनतात्मक जो शासन प्रणाली आई थी उनमें बलि कर लेने लगे। अब लेकिन हम बात करेंगे वो पूरा राजा से लेकर के आम जनता तक। तो अब क्वेश्चन आ जाए कि ऋग्वैदिक काल का जो समाज था या ऋग्वैदिक काल का जो जन था या परिवार था, तो उस समय इनकी अर्थव्यवस्था कैसी थी।
जैसे ज्योग्राफी आपको इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन आता है, भारत की अर्थव्यवस्था है, ये क्वेश्चन हमारा सामान्यतः चलता है, भारत की अर्थव्यवस्था है, तो आपका आंसर क्या होता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो ध्यान रखना, ऋग्वैदिक काल की अर्थव्यवस्था पूछे तो आपको मिश्रित अर्थव्यवस्था ही करनी है, जो आज भी चल रही है। कहते हैं भारत की ऋग्वैदिक काल या वैदिक काल से लेकर के आज तक वही मिश्रित अर्थव्यवस्था है। दूसरी बात, उत्तर वैदिक काल की भी मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, इसका मतलब है आर्थिक जीवन जीने के लिए, आर्थिक अपना वस्तु विनिमय के लिए कुछ अन्य कृषि के साथ साथ या अन्न के साथ साथ मुख्य व्यवसाय के साथ साथ अन्य व्यवसाय हमारे यहाँ की जाते हैं। तो इस प्रकार दोनों कालों में जो अर्थव्यवस्था थी मिश्रित थी। अब इसमें यहाँ वैदिक काल, आज की भाषा तो मिश्रित अर्थव्यवस्था थोड़ी अलग है, लेकिन हम वैदिक काल की चर्चा कर रहे हैं। हम उस काल की चर्चा कर रहे हैं 1500 से लेकर के 1000 ईसा पूर्व की बात कर रहे हैं। उस समय कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब है मुख्यतः दो व्यवसाय थे, प्राथमिक व्यवसाय और द्वितीय व्यवसाय। अर्थात सर्वाधिक कौन सा व्यवसाय किया जाता था? तो प्राथमिक व्यवसाय क्या था, द्वितीय जिसे गौण व्यवसाय भी कहते हैं, द्वितीय को गौण कहते हैं, द्वितीय व्यवसाय क्या था? गौण व्यवसाय। ठीक है, गौण व्यवसाय क्या था? यहाँ ये शब्द आएगा इसके लिए, द्वितीय या गौण व्यवसाय। तो कहते हैं इस समय आर्यों का जो प्राथमिक व्यवसाय था वह पशुपालन था, अर्थात पशुचारण था, पशु रखते थे। इनका जो मेन प्राथमिक व्यवसाय था वो पशुपालन करना था, और दूसरा जो व्यवसाय था वह कृषि करना था। इसलिए ऋग्वैदिक काल में जो अर्थव्यवस्था थी वो मिश्रित थी। ठीक है, एक बात ऐसी बिल्कुल यहाँ भी जो प्राथमिक व्यवसाय था, इस काल का जो प्राथमिक व्यवसाय था वह पहले नंबर पे क्या आ गया? खेती करना, कृषि करना। ठीक है, यहाँ पहले नंबर पे क्या था? पशुपालन, और यहाँ क्या आ गया? कृषि करना, खेती करना। इनका मुख्य व्यवसाय हो गया कहाँ? उत्तर वैदिक काल में। दूसरा क्या हो गया? दूसरा इसमें पशुपालन के आधार पे, अब इसमें रथ निर्माण भी कह सकते हैं, या अर्थात घोड़ों को ज़्यादा पालने लगे, पशुओं को ज़्यादा पालने लगे, तो यहाँ पशुपालन। लेकिन मेन क्या था यहाँ? कृषि करना। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, मिश्रित अर्थव्यवस्था थी। अब अगला जो प्रश्न बनेगा, दूसरा क्वेश्चन बनेगा, ऋग्वैदिक काल का मुख्य व्यवसाय क्या था? मुख्य व्यवसाय क्या था? बन गया प्रश्न। ये आपको ध्यान रखना है। कहा जाता है कि इस काल में आर्य सर्वाधिक गायों का पालन करते थे, पशुओं का चारण करते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर घुमक्कर जीवन बीते थे। इसलिए इनका जो मुख्य व्यवसाय हो गया वह पशुपालन हो गया। बहुत से बच्चे YouTube से पढ़ लेते हैं या ऑनलाइन पढ़ लेते हैं, कुछ विकिपीडिया पढ़ लेते हैं, और विकिपीडिया में कोई नोट डाल देता है, यूँ उल्टा सीधा कर देते हैं, एक पढ़ते नहीं हैं। उनमें कुछ लाइनें गलती होती हैं, यहाँ गलती बहुत मिलती है, ध्यान रखना। यदि इस टॉपिक के आपको 10 टॉपिक विकिपीडिया पे मिलते हैं तो एक आध टॉपिक में ही सही लाइन होगी, 90% वही टॉपिक गलत बताता है। ध्यान रखना इस बात को, क्योंकि आप कभी भी देखना, कोई भी किताब पढ़ना, सरकारी किताब,
तो उनमें और प्राइवेट किताबों में कृषि करना दे रखा है, और जितनी गवर्नमेंट किताबें, ऑथराइड किताबें, उनमें पशुपालन, वास्तव में पशुपालन, क्योंकि हम गाय की बात कर रहे हैं। वह यहाँ गाय रखते थे और गाय चोरी हो जाती थी, और गाय चोरी करने वाले को क्या कहते थे? पणी कहते थे। इसलिए यहाँ की जो प्रजा थी, छोटे छोटे जो कबीले थे, वो एक बड़े कबीले के पास गए जिनका बहुत बड़ा बृहत् परिवार था। उनसे कहा कि आप हमारे गायों की रक्षा करें, हम आपको भेंट देंगे, हम आपको नजराना देंगे जो बलि कर के रूप में। इस प्रकार उस जन ने, जो बड़ा कबीला था, मानी ठीक है भाई, हम तुम्हारी रक्षा करेंगे, हम बहुत बड़ा परिवार है हमारा। और इस प्रकार कहते हैं, इस प्रकार प्रशासन तंत्र आया, जनतांत्रिक व्यवस्था आई, जनता ने एक जो बड़ा मुखिया था उसको राजा बना दिया। ऐसे करके उस समय में जो मुख्य व्यवसाय था वो पशुपालन आता है, कृषि करना नहीं आता, इसलिए ध्यान रखना। लेकिन उत्तर वैदिक काल में पूछे, उत्तर वैदिक काल में मुख्य व्यवसाय क्या था? फिर आपको आएगा कृषि करना। क्लियर? ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे थोड़ा सा अब मैं आपको यहाँ बात करता हूँ कृषि करने की, कृषि के ऊपर बात लेता हूँ। तो इस टॉपिक को लिखना भी है, लेकिन इससे पहले आपको लगभग 3 क्वेश्चन और मिलते हैं, उनको मैं आपको नीचे ही उतार देता हूँ, क्योंकि सीधा क्वेश्चन ये आता है, ये ना करके ये सर्वाधिक क्वेश्चन आता है। ठीक है? तो ऋग्वैदिक काल का मुख्य व्यवसाय पशुपालन, उत्तर वैदिक काल का मुख्य व्यवसाय कृषि करना। तो थोड़ा सा मैं इसमें और लाइन बढ़ा देता हूँ, फिर इसको तो लिखना ही है आपको। जैसे क्वेश्चन और आ जाते हैं, जैसे कृषि का सर्वप्रथम उल्लेख, जैसे क्वेश्चन आ गया, कृषि का सर्वप्रथम उल्लेख कौन से ग्रंथ में मिलता है? तो मैं इसके लिए कुछ क्वेश्चन आपको यहाँ बता रहा हूँ। नंबर 1 क्वेश्चन क्या आएगा? कृषि का सर्वप्रथम उल्लेख। अब ये क्वेश्चन आ गया। ठीक है, कृषि करना दूसरा व्यवसाय था, लेकिन आ जाए कि कृषि का सबसे पहले कौन से वेद में उल्लेख मिलता है, या कृषि का सर्वप्रथम उल्लेख किस में मिलता है? तो ध्यान रखना, चारों वेदों में ऋग्वेद में सबसे पहले मिलता है। किस में मिलता है? ऋग्वेद में। क्वेश्चन आपको ध्यान रखना, कृषि का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। यदि क्वेश्चन आ जाए सिंचाई का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है, क्वेश्चन अलग है। कृषि का, यहाँ कृषि की बात पूछ रहा है और यहाँ पूछ रहा है सिंचाई का सबसे पहले उल्लेख कहाँ मिला। अब आपको ऋग्वेद नहीं करना है, उत्तर वैदिक काल में सिंचाई का उल्लेख मिलता है, यहाँ नहीं मिलता। इसका मतलब यहाँ नदी नहरों से सिंचाई की जाती होगी, लेकिन यहाँ कहते हैं सिंचाई का तरीका मिला, और सिंचाई का सबसे पहले उल्लेख आपको उत्तर वैदिक काल में मिला। और वह आपको ग्रंथ या वेद पूछेगा तो आपको अथर्ववेद लिखना है। एक बात, 2 क्वेश्चन हो गए बिल्कुल एक जैसे। अंतर है पूछने का, क्वेश्चन आपको ध्यान पड़ना कि कृषि पूछ रहा है कि सिंचाई पूछ रहा है। दूसरी बात, दूसरा क्वेश्चन आ जाए, कृषि की सर्वप्रथम विधियों या क्रिया विधियों, सर्वप्रथम क्रिया विधि शब्द लिख सकते हैं, क्रिया विधियों का उल्लेख। एक जैसे क्वेश्चन में आपको जैसे एक साथ लिखा रहा हूँ, कृषि की सर्वप्रथम क्रिया विधियों का उल्लेख, अर्थात किस किस क्रिया से खेती होती थी। तो सर्वप्रथम क्रिया विधि का उल्लेख पूछे तो भी आपको आंसर ऋग्वेद बताना है। तो ऋग्वेद इसी में, और आप जानते हैं ऋग्वेद का एक चौथा मंडल, ऋग्वेद के चौथे मंडल में कृषि का 24 बार उल्लेख है। कृषि का कै बार? कृषि का 24 बार उल्लेख है। तो कृषि की सबसे पहले विधियों का उल्लेख ऋग्वेद में ही मिलता है। और ऋग्वेद के चौथे मंडल के जो रचयिता थे वामदेव थे। गौतम अहिल्या आपने सुना हो, गौतम ऋषि की महिला जो पत्नी थी
ऋषि पत्नी थी अहिल्या बहुत ही सुंदर थी और एक दिन उस पर इंद्र देवता मोहित हो जाता है और इस प्रकार धोखा दे करके, और जब प्रातःकाल गौतम ऋषि अपने नित्य प्रति नहाने स्नान करने गंगा नदी पर चले जाते हैं प्रातःकाल, कहते हैं इंद्र देवता और चंद्रमा देवता की सहायता से, और सूर्य कहते हैं कि प्रातःकाल जल्दी करवा देता है सूर्य देवता चंद्रमा देवता की सहायता से, और धोखा देता है। इस प्रकार ऋषि महाराज जी पहले 3 बजे के आसपास 3 से 4 के बीच में पहला पैर होता था और ऋषि नदी के किनारे अपना नित्य प्रति स्नान करने जाया करते थे। उसने देखा कि अहिल्या आज तो सुबह जल्दी आ गई, भारी तो सोए हम। कहते हैं रात के 1 बजे दिन कर दियो, मतलब कैसी माया रची। और कहते हैं गौतम को ऐसे लगा कि प्रातः अहिल्या अब सुबह हो गए, मैं तो अपने स्नान करने जा रहा हूँ। और इस प्रकार 2-4 चिड़िया फिड़िया चहका दी होंगी और इंद्र देवता तो जैसे ही चला जाता है गौतम, और पीछे से कहते हैं कि गौतम ऋषि का रूप धारण करके, जबकि रात के 1 बज रहा था वो तो चला गया। रास्ते में वो आश्चर्यचकित भी कर रहे थे, मन के हाँ होगा शायद जल्दी है। इस प्रकार कहते हैं बादल लगा दिए कि बादल हो रहे होंगे शायद, इसलिए आपको नहीं प्रातःकाल जल्दी दिख रहा। तो वो तो नित्य प्रति स्नान करने चले गए थे नदी में। इधर कहते हैं कि वह उसका रूप धारण करके आया था ऋषि का रूप, गौतम ऋषि का रूप धारण करके आया और अहिल्या के साथ सारे संबंध बनाए। तो यही है, उसी समय जब वो निकल रहा था, उसके कच्छ से निकल रहा था, उसकी कुटिया से निकल रहा था सहवास करके, उसी समय कौन लौटे आते हैं। और इस प्रकार कहते हैं वहीं पे श्राप देता है, वहाँ पे इंद्र देवता तो भाग जाता, लेकिन वो अपनी पत्नी को श्राप देता कि तुझे अपने पति की गंध महसूस नहीं हुई। इस प्रकार कहते हैं अहिल्या को पत्थर बना देता। और वही देखा होगा आपने रामायण में, जब जनकपुरी जाते हैं सीता जी के स्वयंवर में, और विश्वामित्र राम और छोटे भाई लक्ष्मण को ले जा रहे थे, तो रास्ते में एक पत्थर मिला था और उससे कहते हैं उसके पैर स्पर्श के करने से एक महिला प्रकट हुई थी, वही अहिल्या थी। वही कहानी है। तो उसी का उनके बेटे थे वामदेव, और वामदेव ने सबसे पहले कृषि का उल्लेख लिखा है। ठीक है, प्राचीन काल के ऋषि है वामदेव, तो उन्हीं की संतान थी वामदेव, अहिल्या और गौतम की, जो पहले ही हो चुका था। तो ऐसे करके आपको ध्यान रखना, यदि आपको सबसे पहले क्रिया विधियों का उल्लेख कृषि विधियों का उल्लेख पूछे, तो कृषि की सबसे पहले विधियों का उल्लेख पूछे तो आपको ऋग्वेद करना है। लेकिन यदि क्वेश्चन पूछे कि कृषि की विभिन्न या समस्त विधियों का उल्लेख, विभिन्न व समस्त कृषि विधियों का उल्लेख, पूछे तो अब आपको शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ करना है। कौन सा करना है? कृषि की विभिन्न व समस्त कृषि विधियों, समस्त विभिन्न प्रकार के, यहाँ केवल क्रिया विधि कृषि विधियों का उल्लेख, केवल कृषि विधियों का उल्लेख पूछे, कुछ सबसे पहले कृषि विधियों का उल्लेख पूछे तो आपको ऋग्वेद करना है। लेकिन विभिन्न प्रकार की, समस्त प्रकार की कृषि विधियों का उल्लेख पूछे तो आपको शतपथ ब्राह्मण करना है। एक बात। तीसरी बात आपको अंतर एक और बता दूं, यहाँ नीचे जो नीचे आप लिखना है, इसी के नीचे जैसे यहाँ, तो आपको तीसरी लाइन लिखनी है कि ऋग्वेद में हल को क्या कहा गया, हल तो क्या कहा गया है। तो ये 3 हो गए, जैसे यहाँ 1 कर सकते हैं नोट में, यहाँ 2 कर सकते हैं। तो तीसरा प्रश्न क्या बनेगा? तीसरा, ऋग्वेद में हल को क्या कहा गया है? तो लांगल, या ऋग्वेद में लांगल क्या था? हल था। ठीक है, ये 3 आपको इसमें ध्यान रखने हैं। ऐसे ही आपको 3 प्रश्न आपको यहाँ बिल्कुल ऐसे ही नोट के रूप में। अब यहाँ पूछा कि उत्तर वैदिक काल में हल के लिए किस शब्द का उल्लेख है। ठीक है, ऋग्वेदिक काल में हल के लिए लांगल शब्द का, वैदिक काल आया है या ऋग्वेदिक काल आया तो लांगल ही शब्द करना है। यदि उत्तर वैदिक काल स्पेशल पूछा है तो हल के लिए किस शब्द का उल्लेख है, तो आपको ध्यान रखना। और वह शब्द जैसे मैं आपको यहाँ लिख दूँ, नीचे आपको दिखेगा नहीं, तो यहाँ क्षीर अलग है, क्षीर शब्द का उल्लेख है। और ये उल्लेख उत्तर वैदिक काल के यजुर्वेद में मिलता है। तो आ जाए, यजुर्वेद में हल को क्या कहा गया? क्षीर, और ऋग्वेद में हल को लांगल कहा गया है। तो ऐसे करके हमारी अर्थव्यवस्था आर्यों की, जो ऋग्वेदिक काल की अर्थव्यवस्था एक
पशुपालन थी। और इस प्रकार कृषि दूसरा व्यवसाय था, गौण व्यवसाय था। कृषि का उल्लेख ऋग्वेद के चौथे मंडल में सबसे पहले मिलता है, जिसका 24वां उल्लेख है। विधियों का उल्लेख मिलता है, लेकिन सर्वाधिक विधियों का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में, जो उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथ है। सिंचाई का उल्लेख भी उत्तर वैदिक काल के अथर्ववेद में मिलता है। और इस प्रकार उत्तर वैदिक काल में हल को सीर कहते थे, जबकि ऋग्वेदिक काल में ठीक है या वैदिक काल में हल को लांगल कहते थे। तो ये हो गया आपकी नंबर 1 क्वेश्चन आपका अर्थव्यवस्था। लगभग 8 टॉपिक हैं, ठीक है। ये क्लियर हो गया, आप इसे एंट्री करें। अब बात करते हैं दूसरा। तो दूसरा मैंने अभी इसी आधार पे बताया था। दूसरा बनूंगा, आप लिख सकते हो साथ में नंबर 2 करके। दूसरा हमारा अंतर इस आर्थिक जीवन पे जो मैंने अभी बताया था नीचे, मुख्य व्यवसाय है, ठीक है। नीचे लिखें मुख्य व्यवसाय नंबर 2। ऐसे आपको सारणी के माध्यम से एक पन्ने में पूरा सेट करना है। और क्वेश्चन क्या हो गया, मुख्य व्यवसाय। तो ऋग्वेदिक काल का मुख्य व्यवसाय क्या हो गया, पशुपालन। और उत्तर वैदिक काल का मुख्य व्यवसाय क्या हो गया, कृषि करना। क्लियर हो गया, इससे आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब दूसरे अंतर की बात करते हैं, पशुपालन और कृषि करना। तो कहते हैं इस काल में, ऋग्वेदिक काल में सर्वाधिक गाय गोधन पाला जाता था, और गोधनी व्यक्ति गोमल कहलाता था, अर्थात जिस पे सर्वाधिक गाय हुआ करती थी। आपने देखा होगा कि आपके इस परिवार में भी दादा या परदादा के समय आपके परिवार में सबसे अधिक गाय होती थी। भैंस तो बहुत कम होती थी पहले, गाय सैकड़ों की संख्या में गाय हुआ करती थी, और एक बाड़े में बांध देते थे खुले में, ठीक है। तो वही था। तो इस प्रकार कहते हैं, इसी प्रकार हमने भी थोड़ी, हमारे पूर्वजों ने भी ये व्यवस्था देखी है और काफ़ी समय तक चली। इस प्रकार अब पशुपालन में और कृषि। अब यहाँ आपको ध्यान रखना, कृषि करने की हमने अभी बात की थी, कृषि करने की बात की थी। इसमें एक पहला प्रश्न, कृषि का सबसे पहले उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। अब लेकिन कृषि अनुसंधान का प्रथम, कृषि का पहला अनुसंधान कर्ता किसे कहा जाता है, अर्थात कृषि को एक व्यवस्थित रूप से सबसे पहले किसने चालू किया। तो एक व्यक्ति था, उसका नाम था पृथुवैन्य। तो पृथुवैन्य नाम का एक व्यक्ति था, और कहते हैं कि सबसे पहले, इसे कहते हैं कृषि का प्रथम अनुसंधान करता। एक बात ये आपको ध्यान रखनी, कृषि का प्रथम अनुसंधानकर्ता कौन था, पृथुवैन्य माना जाता है। कहने का मतलब यदि प्रश्न आ जाए कि सर्वप्रथम खेती या कृषि, खेती व हल, ठीक है, हल का प्रचलन या कृषि की शुरुआत, तो सबसे पहले खेती व हल का जो खोज है, पूर्णतः हल का जो प्रचलन पूर्णतः चालू कर दिया। जब तक नाम मात्र का था, तो हल का प्रचलन, हल की खोज है, हल की विधि रूप से सबसे पहले एक व्यक्ति था पृथुवैन्य, ठीक है। पृथुवैन्य नाम का व्यक्ति था। तो इसी के ऊपर क्वेश्चन आता है आगे। अब कहते हैं कि मैंने अभी हल बताया था, तो इसमें 24 बैलों द्वारा खींचे जाने वाले हल का उल्लेख है। किस ग्रंथ में 24 बैलों द्वारा खींचे जाने वाले हल का उल्लेख मिलता है, अर्थात एक हल जो लांगल था या सीरी इस समय कहा गया, तो एक ऐसे हल का उल्लेख मिला है जिसे 24 बैल खींचते थे।
चलो 2 मिल जाते हैं, 4 मिल जाते हैं। हमारे यहाँ बिहार में देखने को मिल जाते हैं 4 बैल खींच लेते हैं, 2 पीछे 2 आगे। हमारे यहाँ 2 बैल या 1 बैल, लेकिन यहाँ 24 बैल एक अलग ऐसा था जिसको 24 बैल खींचते थे। तो इसमें आपको ग्रंथ पूछ सकता है किस में इसका उल्लेख है। एकमात्र ऐसा ग्रंथ है काठल संहिता। काठल संहिता में 24 बैलों द्वारा खींची जाने वाले एक हल का उल्लेख है, जिसे 24 बैल खींचते थे। तो आपको ध्यान रखना प्रतिवेन्यु करना, प्रतिवेन्यु का संबंध इससे माना जाता है। तो ये सीधे सीधे प्रश्न बनते हैं। कृषि का सबसे पहले अनुसंधान करता, सबसे पहले कृषि को किसने जोता, कृषि को सबसे पहले नियमित रूप से जुताई किसने की, एक खेत के रूप में इसने किसने किया, वो प्रतिवेन्यु नाम का व्यक्ति आता है। ऐसे ही आपको यहाँ, तो मैं आपको थोड़े से क्वेश्चन बता दूँ। गोधन, गोधनी व्यक्ति, ऋग्वेद में गोधनी व्यक्ति अर्थात सर्वाधिक जो गौ रखता था वह गोधनी व्यक्ति क्या कहलाता था। ऋग्वेद में गोधनी या सर्वाधिक जो गौओं का पालन करता था, गोधनों का पालन, गौओं की संख्या सर्वाधिक थी अर्थात पैसे वाला था गौ से, तो वह गोधनी व्यक्ति क्या कहलाता था। तो आपको 4 शब्द आएंगे और आंसर करना है गोमल। क्या कहलाता है? गोमल। लेकिन जब प्रजा, जैसे कोई व्यक्ति है बहुत अत्यधिक गाय हैं तो वह राजा को देता, राजा उसकी सहायता करता, इसीलिए उसे बलि कर मिलता था। तो अब राजा को इस समय जब वो किसी गायों की रक्षा करता था, इसलिए गायों की रक्षक था इस समय राजा, और इसका मेन काम तो गायों की रक्षा करना था, इसलिए राजा को गौपति भी, ऋग्वेद में गौपति भी कहा गया है। ऋग्वेद में राजा को क्या कहा गया? राजन। लेकिन जब ये पशुओं का रक्षक के रूप में, तो राजा एक पशुओं का रक्षक था, इसलिए राजा को गौपति भी कहा गया है। ठीक है, जो राजा पशुओं का रक्षक होता था, गायों का रक्षक होता था, उसे गौपति भी कहते हैं। एक बात, ये ऋग्वेद में इसका उल्लेख मिलता है। इस प्रकार ये तो हो गया मुख्य व्यवसाय और अर्थव्यवस्था के मिश्रित संयंत्र। अब आगे बात करते हैं। ठीक है, आगे जैसे क्वेश्चन बना, अगला जो बिंदु है आपका तीसरा। अब क्वेश्चन बना मुख्य फसल क्या थी, ये बन गया। ऋग्वैदिक काल के जो आर्य लोग थे उनकी मुख्य फसल क्या थी। तो आपको 4 फसल, जैसे मैंने सिंधु सभ्यता में कराएंगे, रीट वालों को कराएंगे, पुलिस वालों को हमने बैच में करा दिया। तो जैसे हमने जब सिंधु सभ्यता पढ़ते हैं तो सिंधु सभ्यता में एक प्रश्न आता है, सिंधु सभ्यता के लोगों का मुख्य फसल क्या थी। तो मुख्य फसल, ठीक है, क्या थी और मुख्य व्यवसाय क्या था। मुख्य व्यवसाय उनका व्यापार करना था सिंधु सभ्यता के लोगों का। मुख्य फसल या खाद्यान्न फसल की वहाँ पे बात आती है तो वहाँ क्या था, तो क्या लिखते हैं, गेहूँ, चावल, कपास, ऐसे ऑप्शन आते हैं। तो आपको जब मुख्य फसल की बात आ जाए, मुख्य फसल केवल, तो वहाँ कपास आएगी क्योंकि कपास सर्वाधिक बोई जाती थी। लेकिन मुख्य खाद्यान्न की आवाज़ आया है, उस समय सर्वाधिक गेहूँ खाया जाता था सिंधु सभ्यता में। दूसरे नंबर पे जौ खाया जाता था। ठीक है, लेकिन यहाँ जो सर्वाधिक खाया जाता था वह उसी को मुख्य फसल माना गया, और सर्वाधिक जो बोई जाती थी वही मुख्य खाद्यान्न। इस प्रकार सर्वाधिक भी बोई जाती थी, और सर्वाधिक क्या बोई जाती थी, जौ बोया जाता था, सर्वाधिक जौ। ठीक है, और जौ को ऋग्वेद में यव कहा गया है। लेकिन उत्तर वैदिक काल में सर्वाधिक क्या बोया जाता था, तो सर्वाधिक चावल बोया जाता था, जिसे व्रीहि कहा गया है। दूसरे नंबर पे इसी समय गेहूं, और गेहूं को गोधूम। तो ऋग्वेद में या वैदिक काल में गेहूं को धूम, लेकिन फसल तो यहाँ भी थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल में सर्वाधिक इन फसलों का उपयोग होने लगा, सर्वाधिक बोई जाने लगी। लेकिन सर्वाधिक इसमें कौन सी बोती थी, जौ में। तो ऋग्वैदिक काल में एकमात्र अनाज का नाम मिलता है, एकमात्र अनाज मिलती है जौ, बाकी सब कहाँ मिलते हैं, गेहूं भी आपको उत्तर वैदिक काल में मिलता है। एक क्वेश्चन आ जाए कि ऋग्वैदिक काल में एकमात्र अनाज कौन सी है, एकमात्र अनाज का उल्लेख मिलता हुआ निम्न में से है, तो आपको जौ करनी कोई नहीं था।
जौ का ही ये प्रयोग करते थे, जौ को ही अपनी भोजन के रूप में ग्रहण करते थे, इसलिए एक ही हुई। यहाँ पे अनेक फसलें आई, लेकिन सर्वाधिक चावल बोने के बाद गेहूँ बोया जाता है। इसमें ऐसी बात नहीं जौ भी नहीं बोया जाता, लेकिन जौ की संख्या कम हुई और यहाँ चावल नंबर 1 पे आ गया। जैसे क्वेश्चन पूछते हैं कि सिंधु सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या, मुख्य खाद्यान्न क्या था? गेहूँ था। लेकिन जब ऋग्वैदिक काल का मुख्य खाद्यान्न पूछे आपको कि ऋग्वैदिक काल में मुख्य खाद्यान्न क्या था, सर्वाधिक किसका भोजन करते थे, तो एक ही मिलाया तो इसलिए जौ का ही प्रयोग करते होंगे। लेकिन यदि उत्तर वैदिक काल में पूछे कि उत्तर वैदिक काल में आर्यों का, उत्तर वैदिक काल में यहाँ के व्यक्तियों का मुख्य खाद्यान्न क्या था, तो आपको चावल ही करना है और चावल ही खाया। और आज भी भारत का मुख्य खाद्यान्न क्या है? चावल। 4 क्वेश्चन याद कराना, दोबारा सुने, एक बार नोट कर लेना अपना। नंबर 1, सिंधु सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो सिंधु सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय तो व्यापार करना था। मैं फसलों के बारे में बता रहा हूँ, नोट करें। नंबर 1, सिंधु सभ्यता के लोगों का मुख्य खाद्यान्न क्या था? तो गेहूँ करना है, एक बात। और दूसरी जौ। पहली क्या थी? गेहूँ, और दूसरी जौ। अब आया ऋग्वैदिक काल के लोगों का मुख्य खाद्यान्न क्या था? तो जौ करना है। और उत्तर वैदिक काल के लोगों का मुख्य खाद्यान्न क्या था? तो चावल करना है। दोबारा सुने, सिंधु सभ्यता के लोगों का मुख्य खाद्यान्न गेहूँ, ऋग्वैदिक काल के लोगों का मुख्य खाद्यान्न जौ, उत्तर वैदिक काल के लोगों का मुख्य खाद्यान्न चावल, वर्तमान में भारत के लोगों का मुख्य खाद्यान्न चावल। 4 क्वेश्चन है और इससे खाद्यान्न के ऊपर यही 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब हम बात करें अब कैसे खाते थे। चलो ये तो बोते थे सर्वाधिक, इसकी वजह। अब ये सर्वाधिक ये खाया जाता था। अब जौ कैसे खाते थे? जौ को मैंने आपको बताया ऋग्वेद में ये अब कहा गया है। तो 2 तरह का भोजन मिलता है ऋग्वेद में, यहाँ मैं आपको लिख देता हूँ। 2 तरह का भोजन, ठीक है। जौ का प्रयोग ऋग्वैदिक काल में 2 तरह से करते थे। जब कोई रिश्तेदार आया था तो हमारे यहाँ बनती है खीर, तो यहाँ भी खीर बनती थी। और खीर कैसे बनती थी आप जानते हैं, दूध में चावल डाले जाते हैं, जब भी हमारे यहाँ खीर बन रही है। लेकिन यहाँ खीर कैसे बनती थी? दूध में और जौ को हल्का सा कूट करके, उससे छिलन निकाल करके कूट, हल्का सा, जैसे हमारे कोटे में दलिया बनता है, तो ऐसे हल्का सा कूट लेते थे और उससे गर्म दूध में डाल देते और मीठा डाल देते। और इस प्रकार जौ अनाज, जौ को कूट करके डालते, इस प्रकार बन जाती खीर। तो ये खीर कहलाती थी। और कहते कि इसे खीर कहा जाता था और खीर शब्द से इसे संबोधन किया। तो ऐसे करके खीर बनती थी रिश्तेदारों के लिए। लेकिन नित्य प्रति क्या, रोज़ तो खीर बनेगी, रिश्तेदार वही बनेगी, पूर्णो मावस को बनेगी। लेकिन यहाँ क्या था, लेकिन दूध रोज़ की तरह क्या करते थे, दूध बहुत हुआ करता था, दूध जमाया जाता था और दही मट करके, और जौ का आटा, जैसे गेहूं का आटा वर्तमान रोटी बनाते तो जौ का आटा होता था, जौ सत्तू, अरे कुटे में मोटा सा दाना, और जौ सत्तू, जैसे सत्तू होता है, जौ सत्तू, दही में जौ सत्तू को मिला करके, जैसे सत्तू खाने का हम पानी में, तो ऐसे करके दही में मिला करके उससे खाया जाता था। ये भोज्य पदार्थ, ये नियमित खाते थे वहाँ पे, ये था रोजिना। बस मटका में तो गौ सत्तू निकालो, दही में मिलाओ, मीठो डालो और खाओ, ये भोजन था उस समय। और रिश्तेदारों को खीर, सब ठीक है। भोज्य पदार्थ को इस समय कर्म कहा गया था, इसे कर्म कहते थे, ठीक है। तो ऐसे करके, और इससे यदि नाम पूछे, क्षीरप कोदन, इसे क्षीरपयक, ठीक है, कोदन कहा जाता था खीर को। और भोज्य पदार्थ को नियमित करते थे, उससे कर्म कहा जाता था। और यहाँ तो फिर खीर तो बनने लगी, चावल और दूध का प्रयोग, और रोटी खूब बनती, ठीक है, जो वर्तमान की तरह है। तो ये था। तो इस प्रकार कहते हैं यहाँ खीर खाई जाती थी, और खीर को क्षीरप कोदन कहते थे। खीर कैसे बनती थी? दूध में जौ के दाने डाले ये जाते थे, और रोजिना जो भोज्य पदार्थ था जिसे कर्म कहते थे, और दही में मिलाकर के सत्तू को खाया जाता था। इस समय ये खीर थी, ठीक है।
तो ये कर्म सत्तू खाए जाते थे। तो ऐसे करके आपको क्वेश्चन आ जाए कि ऋग्वेदिक काल का मुख्य खाद्यान्न क्या था, तो जो लिखना है उत्तर वैदिक काल का मुख्य खाद्यान्न चावल और गेहूँ थे। दो महत्वपूर्ण फसलें पूछे तो चावल और, यहाँ एक ही महत्वपूर्ण फसल थी, यहाँ दो महत्वपूर्ण फसल थी, चावल और गेहूँ। ठीक है, तो इस प्रकार ये हमारे मुख्य व्यवसाय, मुख्य खाद्यान्न हो गया, यहाँ मुख्य आपको आर्थिक जीवन हो गया। अब इसके बाद अब बात करते हैं, ठीक है भाई, खाने की। समाज ऐसे रूप अपना खाना नियमित रूप से खाता था, और जैसे हम अपना खाना खाते हैं ऐसे यहाँ के व्यक्ति, आर्य लोग भी ऐसे खाते थे। और यहाँ का आर्य जो समाज था वह ऐसे भोजन करता था, यहाँ के व्यक्ति ऐसे भोजन अपना जीवन यापन गुजारा करते थे। लेकिन अब पैसे वाला कौन होगा? जैसे वर्तमान में पैसे वाला कौन होता है? अच्छा VIP मकान बनना है, दो दो गेट लग रहे हों, मार्बल फार्बल AC फेसी लग रहे हों, गाड़ी फाड़ी फोर व्हीलर का यूज करता हो, ATM बिजनेस अच्छा हो, अकाउंट अच्छा हो, पैसा हो, वही पैसे वाला था। लेकिन इस समय पैसे वाला कौन था उसकी बात करेंगे, और क्वेश्चन बनता है हमारा यहाँ। अर्थात पैसे वाला ऋग्वेदिक काल में कौन पैसे वाला होता था, उत्तर वैदिक काल में कौन पैसे वाला होता था। जैसे हमने 4 टॉपिक पढ़े, अब ये 5वां प्रश्न बनेगा आपको, वह बनेगा यहाँ और सामान कैसे खरीदा जाता था, मूल्य की इकाई क्या थी। तो पहले बात कर लेते हैं वस्तु विनिमय, वस्तु कैसे खरीदी जाती थी। जैसे आज हम बाजार जाते हैं तो पैसे जेब में ले जाते हैं, ठीक है, और हम सामान ले आते हैं। तो वस्तु विनिमय का साधन क्या था, वस्तु कैसे खरीदी जाती थी, राशन कैसे आता था। राशन लावे ना, बैग ले जाते हैं, अपना थैला झोला ले जाते हैं और मार्केट जाते हैं और वहाँ से सामान लाते हैं। तो यहाँ वस्तु कैसे ली जाती थी, हम पैसे ले जाते हैं, पैसे दे देते हैं। आजकल तो ATM का भी प्रयोग करें, शिप हुआ और सामान परचुनी हमारा दे देता है। यहाँ कैसे मिलती थी, तो यहाँ गाय के बदले एक गाय दिया है व्यापारी को, किसी व्यक्ति दुकानदार को, उससे अपने 1 महीने को सामान ले आए। तो गायों का प्रयोग होता था एक बात, ठीक है। तो वस्तु विनिमय के साथ यहाँ गाय थी, एक बात हो गई। गाय का उल्लेख ऋग्वेद में 176 बार बोला। तो आया ऋग्वेद में गाय का उल्लेख कितनी बार है? 176 बार है। इस प्रकार वस्तु विनिमय के साधन गाय था, और लेकिन दूसरा था निष्क। निष्क क्या था? सोने का आभूषण, मुद्रा नहीं, मोहर तो थी नहीं, सिक्का तो टकसाल तो बनी नहीं थी, सोने का आभूषण। एक सोने के जो आभूषण हुआ करते थे उनसे भी वस्तु ले ली जाती। ले भैया जा देते, राजा निकाल लें तो हाथ में से कोई सोने की आभूषण अंगूठी निकाल देता, सामान या गिफ्ट में दे देता। तो वस्तु विनिमय के साधन सर्वाधिक गाय थी आम जनता के लिए। जो धनी व्यक्ति थे वो इसका प्रयोग करते थे, निष्क। और ये क्वेश्चन आ जाए मूल्य की इकाई, कि ऋग्वेदिक काल में मूल्य की इकाई क्या थी, मुद्रा के रूप में किसका प्रयोग करते थे? मुद्रा के रूप में प्रयोग, मुद्रा थी नहीं, मुद्रा कोई टक्सा नहीं थी, प्रयोग करते थे, पैसे के रूप में प्रयोग करते थे। तो गायों का निष्क सर्वाधिक गाय प्रयोग करते थे और दूसरी निष्क थी। लेकिन उत्तर वैदिक काल में निष्कों का प्रयोग होने लगा, गायों का प्रयोग बंद हो गया, ठीक है। तो निष्क क्या हो गया? मैंने अभी आपको बताया, यहाँ भी सोने का ही आभूषण था, कोई मुद्रा नहीं बनी थी, यहाँ कोई मुद्रा नहीं हुई थी। कोई मुद्रा, सोने की मुद्रा तो इंडो ग्रीक राजा लाए, हमारे यहाँ था ही नहीं सोने का सिक्का। तो सोने का आभूषण ही था, यहाँ भी सोने का आभूषण प्रयोग होता था। यहाँ 2 प्रयोग होते थे, यहाँ सर्वाधिक निष्क नंबर 1 पे आ गया, गाय तो नाम मात्र का रह गया। सोने का आभूषण यदि आपको आया सोने के लिए सोना धातु, तो सोने धातु के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो हिरण्य। सोना धातु या सोना शब्द के लिए हिरण्य शब्द का प्रयोग किया गया है। और एक और आता है, तो ऐसे करके आपको विशेष करके ध्यान रखने हैं। तो सोने का आभूषण निष्क कहलाता, सोने धातु के लिए, ठीक है, हिरण्य शब्द का प्रयोग किया गया है। तो ये हो गया वस्तु विनिमय, पैसे वाला। अब कहते हैं आर्थिक जीवन की स्थिति ऐसी थी और इस प्रकार वस्तु विनिमय का साधन हो गया। तो ये मूल्य की इकाई हो गई। अब अर्थव्यवस्था का आधार क्या हो गया? ठीक है, तो मैंने अभी बताया था अर्थव्यवस्था का आधार, अर्थात कहते हैं कि किससे मापा जाता था? ये पैसे वाला है तो ये
जिसके पास सर्वाधिक गोधन, ठीक है, गोधन संख्या, जिसमें गोधन सर्वाधिक होता था वह पैसे वाला, मैंने बताया है, गोमल कहते थे सर्वाधिक धनी व्यक्ति को। या दूसरा बात, पुत्रों की संख्या, पुत्रों की संख्या जिसके पास सर्वाधिक होती थी वही शक्तिशाली होता था, जिसे कहते हैं आधार। कैसे अनुमान लगाते थे ये पैसे वाला है, अर्थव्यवस्था किसकी अच्छी होती थी, और इस प्रकार कहते हैं गायों की संख्या के आधार पर गाय सर्वाधिक होती थी वही सर्वशक्तिमान होता था, वही राजा की श्रेणी में जाता था आगे जाकर के। तो पुत्रों की संख्या भी होगी तो बलशाली राजा अपना भी बनेगा। लेकिन यहाँ पैसे वाला कौन होता था, जिस पे सर्वाधिक निष्कर था, सोने के आभूषण होते थे, वो पैसे वाला होता था। ये बात हुई। तो अर्थव्यवस्था का आधार क्या हो गया, यहाँ गाय थी, ठीक है। तो वस्तु विनिमय का साधन मूल्य की इकाई हो गई। अब इस प्रकार ये हमारे 6 प्रश्न बने। यहाँ हमारे 6 प्रश्न ये हो गए। दूसरी बात आपको बता दूं तो गाय, अब आपको जैसे क्वेश्चन आ जाए पूज्य व मुख्य या प्रमुख पशु, अब ये क्वेश्चन आ जाए कि पूज्य व मुख्य पशु क्या था। ऋग्वेदिक काल में पूज्य पशु पूछ ले, मुख्य पशु या प्रमुख पशु पूछ ले, तो आपको गाय करना है कि गाय को सर्वाधिक पूजा जाता था। यहाँ भी गाय, और आज भी हमारे यहाँ गाय सर्वाधिक भारत में पूजी जाती, तो वैदिक काल से लेकर के अब तक गाय सर्वाधिक पूजी जा रही है। और गाय का मैंने आपको बता दिया 176वां उल्लेख हुआ है, और गाय को पूजा जाता था, इसलिए कहते हैं कि इसके लिए एक शब्द का उल्लेख हुआ है अगन्या। तो ऋग्वेद में या वैदिक काल में गाय को अगन्या भी कहा गया है, ना मारने योग्य ना वध करने योग्य, अर्थात कोई वध कर देता या मार देता उस पर पाप लगता था, ठीक है। परशुराम की कहानी आपने सुनी होगी, भगवान परशुराम जी और विश्वामित्र भी और वशिष्ठ का झगड़ा भी गाय कामधेनु गाय के लिए हुआ था। तो गाय के लिए झगड़ा होता था, और कहते हैं युद्ध का कारण भी यही था, तभी तो पैसे वाला था। तो कहते हैं युद्ध का कारण भी गाय थी, और युद्ध का कारण गाय थी, इसलिए एक शब्द लिया है गवेष्टि। तो युद्ध के लिए किस शब्द का उल्लेख हुआ, जो गायों के लिए युद्ध होता था उसे गवेष्टि युद्ध कहते थे, गवेष्टि कहते थे, और युद्ध होता था अनेक। आपने विश्वामित्र वशिष्ठ का प्रिय प्रसिद्ध युद्ध आपको चर्चित हो, तो वही कहानी है, वही परशुराम का संबंध भी इससे संबंध रखता है। अनेक राजाओं का युद्ध गाय के कारण ही हुआ था। और आप वर्तमान में देख रहे हो कल्चर राजस्थान पढ़ते हैं, लोक ही देवी देवता, लोग देवी देवता थे, वो गायों का पूज्य देवता, गायों के लिए लड़ते थे। मीणा से गाय चुराना है, आपने पढ़ी होंगी, तो वो गायों की चर्चित माना जाता है, और जहाँ भी हमारी गाय चर्चित रहीं। एक बात तो आपको सीधी बात है, क्वेश्चन सीधा पूछा जाए कि आर्यों का या ऋग्वेदिक काल में व्यक्तियों का पूज्य मुख्य पशु कौन सा, तो आपको गाय करना है। उत्तर वैदिक काल में पूछे तो आपको गाय करना है। एक बात। अब आपको 8वां प्रश्न क्या बनता है, पूज्य पशु हो गया। अब आपको प्रिय पशु पूछे, प्रिय पशु व महत्वपूर्ण पशु कौन सा है। तो आपको ध्यान रखना, प्रिय महत्वपूर्ण पशु आवे तो घोड़ा करना है, और यहाँ भी घोड़ा ही था, क्योंकि रथों का निर्माण होने लगा, रथ निर्माण, रथ उद्योग आपको यहाँ चर्चित होने लगे। तो घोड़ा अश्व, ठीक है। तो घोड़ा आर्यों का या ऋग्वेदिक काल में प्रिय पशु था, महत्वपूर्ण पशु था। तो आपको ध्यान रखना है, पूज्य पशु मुख्य पशु है, प्रमुख पशु तो गाय है, लेकिन महत्वपूर्ण पशु पूछे तो गाय घोड़ा होगा। और यहाँ भी क्या है, उत्तर वैदिक काल में दोनों एक जैसा है। एक बात। अब आपको इस अर्थव्यवस्था जीवन में कुछ धातुओं का उल्लेख मिलता है, जैसे सोना धातु मिली है, और सोने के लिए किस शब्द कहते हैं कि हिरण्य शब्द के लिए प्रयोग हुआ है, सोने धातु के लिए। तो यहाँ अब लोहे की बात पूछ ली जाती है, जो लास्ट वाला आपका नमा टॉपिक है। नमा जो अंतर आधार पे है कि लोहे का शब्द का प्रयोग सिंधु सभ्यता के लोग, ध्यान रखना, लोह धातु के बारे में जानकारी नहीं थी। अब यहाँ लेकिन जानकारी खोज लोहे की कब हुई, किस काल में, तो हम यहाँ बात करेंगे लोहा की। तो ऋग्वेदिक काल में लोहे के लोग परिचित थे या नहीं थे, तो यहाँ बिल्कुल परिचित नहीं थे। ऋग्वेदिक काल में लोहे की खोज नहीं हुई, लोहे के लोग का प्रयोग नहीं करते थे, लोहे से परिचित नहीं थे, ऋग्वेद में लोहे शब्द का उपयोग नहीं हुआ। एक बात। अब आया उत्तर वैदिक काल में, लेकिन लोह शब्द का उल्लेख हुआ,
लौह क्रांति आई और लौह धातु की खोज हुई। तो लौह क्रांति का युग कौन से काल को माना जाता है? सबसे पहले लौह क्रांति उत्तर वैदिक काल में आई। और सीधी बात है, लोहे के उपकरण, लोहे के उपकरणों का प्रयोग होने लगा। और कह सकते हैं लोहे के उपकरण की खोज या लौह क्रांति कौन से काल में हुई? तो आपको उत्तर वैदिक काल में करना है। और लोहे की सर्वप्रथम खोज, लोहे की सर्वप्रथम खोज व लोहे का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला? तो इसमें आपको ये क्वेश्चन बहुत ही पूछा जाता है। लोहे का प्राचीन साक्ष्य, लोहे की सबसे पहले खोज कहाँ हुई? तो आपको एक स्थान मिलेगा, अतरंजी खेड़ा। कौन सा? अतरंजी खेड़ा। अतरंजी खेड़ा एटा मैनपुर में पड़ता है। एटा में कहते हैं 1100 ईसा पूर्व, लगभग 1000 ईसा पूर्व, लगभग 1100 ईस्वी ईसा पूर्व में। और कहते हैं 1100 ईसा पूर्व, अधिकतर 1000 ईसा पूर्व के आसपास किताबों में लिखा होता है। 1000 ईसा पूर्व के आसपास मुख्य आपको 1100 ईसा पूर्व में अतरंजी खेड़ा से और लोहे के सबसे पहले प्राचीनतम साक्ष्य मिले। इस प्रकार यहाँ ऋग्वैदिक काल में और सिंधु सभ्यता में के लोग लोहे से परिचित नहीं थे, लेकिन उत्तर वैदिक काल में परिचित हो गए और लोह उपकरण बनने लगे, लोहों के कहते हैं हथियार बनने लगे। तभी तो राजा स्थायी रूप से हो गया था और दंगे होने लगे। और इस प्रकार कहते हैं जन से जनपद पैदा होंगे, एक जन दूसरे जन को हारेगा, कबीले को मारेगा, उस पर कब्जा करेगा। इस प्रकार महाजनपद काल, इस बात के बाद जो टॉपिक चलता है महाजनपद काल, जैन और बौद्ध धर्म उसी काल में आते हैं। और इस प्रकार कहते हैं आज हमने जो चर्चा की है वो वैदिक काल की आर्थिक जीवन, अरे आर्यों का आर्थिक जीवन कैसा था? तो मैंने आपको बताया था आर्यों को जो अर्थव्यवस्था थी वो मिश्रित थी, ऋग्वैदिक काल में भी उत्तर वैदिक काल में। और इस प्रकार कृषि का सबसे पहले उल्लेख ऋग्वेद में मिला, लेकिन कृषि की सबसे पहले विधियों का उल्लेख ऋग्वेद के 4थे मंडल में मिला। लेकिन कहते हैं सिंचाई का उल्लेख सबसे पहले उत्तर वैदिक काल में अथर्ववेद में मिला। लेकिन विधियों का सर्वाधिक विधियों का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ मिला। और ऋग्वैदिक काल में हल को क्या कहते थे? लांगल कहते थे। उत्तर वैदिक काल में यजुर्वेद में क्षीर शब्द का प्रयोग हुआ। इस प्रकार दूसरा कहते हैं मुख्य व्यवसाय, ऋग्वैदिक काल में मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन था। और सर्वाधिक जो पशु होते थे वो गौमल कहलाता था, इसलिए राजा को गौपति भी कहते थे। उत्तर वैदिक काल में जो मुख्य व्यवसाय था वो कृषि करना था। और सबसे पहले कृषि करना पृथ्वीदु नाम के व्यक्ति ने किया था, कृषि का प्रथम अनुसंधान करता। और इस प्रकार कहा जाता है। इसके बाद फिर आपको बताया कि मुख्य फसल क्या थी, वस्तु का आदान प्रदान किससे होता था? मुख्य फसल आपको तो ऋग्वैदिक काल की जो मुख्य फसल थी वो जौ थी। उत्तर वैदिक काल की मुख्य फसल चावल और गेहूँ थी। जौ को यव कहा गया और चावल को ब्रही और गेहूँ को गोधूम। और जाना गोधूम और गोधुली, गोधुली समय मापन के लिए होता था और दूरी मापने के लिए गव्यतु या गव्यतु शब्द का प्रयोग करते थे। और इस प्रकार कहते हैं ये मुख्य फसल। लेकिन मुख्य खाद्यान्न क्या था? जौ था। और जौ को दूध या दही में डाल करके खाया जाता। तो मैंने आपको नाम बताए थे। यहाँ चावल और गेहूं का प्रयोग, रोटी बनने लगी, चावल खीर बनने लगे, चावल बनने लगे। और इस प्रकार इसके बाद कहते हैं कि अर्थव्यवस्था का आपको, इसके बाद आपको अर्थव्यवस्था का वस्तु विनिमय का साधन गौ था। गौ और निष्क से, निष्क क्या था? एक सोने का आभूषण था। ऐसे करके इसमें लिए गए। इसके बाद अर्थव्यवस्था का आधार गाय बना। अर्थात सर्वाधिक जो गाय होती थी वो पैसे वाला होता था या पुत्र होते थे वो राजा की श्रेणी में आता था। यहाँ उत्तर वैदिक काल में सर्वाधिक सोने के आभूषण हुआ करते, वो पैसे वाला हुआ करता था। और पूज्य मुख्य पशु गाय थी। और इस प्रकार ऋग्वैदिक काल उत्तर वैदिक की गाय और प्रिय महत्वपूर्ण पशु घोड़ा और ठीक है दोनों में। और ऐसे करके आज हमने ये टॉपिक आपको वैदिक काल का सामान्य परिचय, यदि आपने रिवाइज के रूप में मैंने आपको, और ये तीसरी सारणी बनवाई है, चौथी और पांचवी सारणी आपको कल वीडियो मिल जाएंगी। इस प्रकार आज का ये टॉपिक आपका समाप्त हुआ। और बिल्कुल ऐसी सारणी में एक पन्ने में आपको ये नोट करना है, ठीक है। तो कल मिलते आगे। नमस्कार। आर सर।